नायरा जो एक बार जाते हुए अंश की तरफ देखती और फिर जैसे ही वो वहां से रवाना हुए थे, वो आकर के शीशे में एक बार खुद को देखती और फिर अंश की बातों को मानते हुए उसने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाया था। वो बिल्कुल नेचुरल थी, मगर पूरी तरह से नेचुरल होने के बाद भी उसकी सौंदर्यता नीचे खड़े सारे लोग जो भी मेकअप करके बैठे हुए थे या फिर मेकअप करके आए हुए थे उन सब से बेहतर थी। वो जैसी नीचे की तरफ पहुंची थी, आसपास की बहुत सारी लड़कियां उसको हंसते खेलते अपने साथ खींचकर उसके लिए जाकर के जगह पर बैठा दी थी। जैसे अंश इस वक्त कमरे में पहुंचे थे, अविरल पहले से ही वहां पर मौजूद था, जिसे देखकर अंश नाराज होते हुए कहते हैं, मुझे मुझे मेरे कमरे में कोई भी बर्दाश्त नहीं है अविरल, निकलो अभी के अभी यहाँ से, मेरा मूड वैसे ही बहुत ऑफ है। ये सुनते ही अविरल अपने हाथों में लिए कॉफी को हल्का सा अपने होठों की तरफ बढ़ाता है और उसका एक सिप लेकर के बिना अंश की तरफ मुड़े हुए कहता है, इस वक्त गुस्सा तो किसी और को होना चाहिए, वो भी मुझ पर। अविरल की बात सुनते हुए अंश थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे और उसकी तरफ ही आते हुए कहते हैं, क्या मतलब है तेरा? इस वक्त अविरल की निगाहें जो कि सामने थी, जिसे देखकर अविरल हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, कितनी प्यारी लग रही है ना आज, बिल्कुल उस दिन की तरह। लेकिन आज उसके चेहरे पर इतनी शिकन या फिर इतनी परेशानियां नहीं है। अंश उसकी बातों को और ज्यादा गौर से सुनते हुए सामने की तरफ देखे थे तो उनकी नजर अनु पर जाकर ठहरती है, जिसे देखते ही अंश नाराज होकर के उसकी कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, कमीने बहन है मेरी, तमीज से। अविरल अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहता है, अरे यार तू फिर हाइपर होने लगता है, हमें देखकर ही गुस्सा चढ़ता है क्या तुझे? मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, और अनु मेरी भी बहन जैसी है। हाँ वो तो पहले से प्यारी है, लेकिन फिलहाल मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। अंशु दोबारा से सामने की तरफ देखे थे, अविरल अपने हाथ का इशारा करते हुए कहता है, उसे देख, बिल्कुल शांत बैठी है, थोड़ी सी डरी है, थोड़ी सहमी हुई है, पर कितने प्यार से बैठी हुई है, आसपास की चीज़ों को कितने ध्यान से नोटिस कर रही है, जैसे आसपास की चीज़ों से बिल्कुल अनजान हो, और शायद अपने आने वाली जिंदगी के इतने बड़े अंधकार से भी, जो तू उसकी जिंदगी में देने वाला है। अंश अब जाकर के उसके कॉलर को छोड़ते हैं और फिर उसके कंधे पर टैप करते हुए कहते हैं, अंदर आ जा। अविरल अंश को रोकते हुए कहता है, नहीं, तू यहीं पर खड़े रहकर बात कर, तेरी भी तो निगाहें उसकी मासूमियत को एक बार देखे ध्यान से। पता अंश, मेरी जिंदगी में भी एक लड़की थी, सच कहूं तो उससे कभी मूव ऑन नहीं कर पाया, लेकिन इस बात की गिल्ट नहीं है मुझ में कि उसके मूव ऑन के चक्कर में मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन इस बात का गिल्ट ज़रूर है कि मैंने उस लड़की को तेरे हवाले कर दिया। कृष्ण ने बताया मुझे कि ये शादी तो ज़बरदस्ती कर रहा है, सिर्फ अपनी फैमिली के रेपुटेशन के चक्कर में। यार उस लड़की के बारे में तो सोच। हाँ माना कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैं तेरी बीमारी के चक्कर में उस लड़की की लाइफ हेल बना चुका हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि वो वाकई में ऐसी लड़की होगी। मुझे तो बस लगा था कि एंड्री किसी भी ऐसे रैंडम लड़की को उठा कर के लेते आएगा, बस वो देखने में सुंदर होनी चाहिए। भाई ने जिस तरह से तेरी बीमारी को मेरे सामने ऐसे बोला ना कि तू कभी भी मर सकता है, मेरा दिमाग काम ही नहीं किया यार। मुझे लगा कि ये सोल्यूशन बेस्ट होगा शायद। मैं लिटरली बस कंसर्न था तेरी हेल्थ को लेकर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। भाई यार माफ़ कर दे मुझे। अंश उसकी तरफ मुड़कर कहते हैं, माफ़ किया, वैसे गलती काफ़ी खूबसूरत है तेरी। और ये बोलकर वो नायरा की तरफ ही देख रहे थे और फिर वो उधर से नज़र उठाते हुए कहते हैं, चलो मुझे काम है, और इस तरह की बकवास करनी तो निकलो यहाँ से। नायरा से अंश का हाथ पकड़ते हुए उन्हें नायरा की तरफ दिखाते हुए पूछता है, तो वाकई में उससे सिर्फ कुछ दिनों के लिए शादी कर रहा है ना? पता है मुझे, तुझे किसी भी हालत में अपनी मॉम को अपने साथ रखना है, पुणे लेकर जाना है उन्हें, और तेरे इस काम में वो लड़की तेरी मदद करने वाली है, राइट? उसके बाद छोड़ देगा उसे? आज अविरल की तरफ देखते हुए कहते हैं, बहुत क्या बात है, आज बहुत दया आ रही है लोगों पर। मुझे तो लगा था कि तुझे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई रैंडम सी लड़की को उठा करके तूने किस तरह से मेरी और उसकी दोनों की लाइफ की बैंड बजाई है। अविरल अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ मेरी गलती है, मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन तू तो होशियार है ना, तू क्यों कर रहा है उसकी लाइफ बर्बाद? अगर नफरत करता है उससे तो जाने देना उसे, प्लीज जाने दे यार। अंश एक तिरछी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहते हैं, नहीं, बहुत अकड़ है उसमें, बिना तोड़े तो ऐसे नहीं जाने दूंगा। और वो जाते जाते
जैसे अभी बालकनी से अंदर की तरफ पहुंचने वाले होते हैं, तभी उनकी नजर जा करके सावित्री जी के हाथ में लिए बाउल पर पड़ती है। अनु को तो सब लोगों ने हल्दी लगाना शुरू भी कर दिया था, लेकिन नायरा के आसपास इस वक्त कोई भी नहीं था। सब लोग सिर्फ अनु को ही अटेंशन दे रहे थे और उसके बगल में बैठे अर्जुन को। नायरा बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, उसके आसपास कोई भी नहीं था। लेकिन तभी अंश की नजर जैसे ही सावित्री के हाथ में लिए उस बाउल पर पड़ती है, जो कि वो किसी स्टाफ से कुछ बातें करते हुए ले रही थी। वो बिना देरी किए तुरंत ही नीचे की तरफ पहुंचते हैं और उसके साथ ही उन्होंने अपने हाथ में फोन भी ले लिया था, जिससे वो क्रिश को कॉल मिलाकर कहते हैं हल्दी की अरेंजमेंट करो। क्रिश इस वक्त वहीं पर मौजूद था। वो कुछ ही देर में ऑफिस के लिए निकलने वाला था। जैसे ही अंश की बात उसने सुनी थी, वो थोड़ा कंफ्यूज होकर दोबारा से कंफर्मेशन लेते हुए पूछता है, सर हल्दी जो कि दुल्हन और दूल्हे को लगाया जाता है? अंश कहते हैं हाँ जल्दी। और हाँ, वो क्रिश तुरंत ही अपना फोन कट करके अपने काम में लग जाता है। और वहीं सावित्री जी, जो कि अब नायरा के ठीक सामने आकर बैठ चुकी थी और अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लाते हुए उसको बड़े प्यार से देखते हुए कहती हैं, तुम्हें हल्दी लगाने वाला कोई नहीं है ना? परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे लिए। देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। नायरा उनसे थोड़ा डर रही थी, क्योंकि जिस तरह से उसे स्टाफ ने कहा था कि जो भी केमिकल मिलाया था वो सावित्री जी के कहने पर मिलाया था, जिससे वो थोड़ा घबराते हुए अपने चेहरे को हल्का सा पीछे करते हुए कहती है, मुझे वो वाली हल्दी क्यों नहीं लग रही? वो अनु वाले हल्दी की तरफ अपना इशारा कर रही थी। इसे देखते ही सावित्री जी थोड़ा नाराज होते हुए कहती हैं, अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने घर की लाडली बेटी वाली हल्दी लगाऊं? इसकी हैसियत है तुम्हारी बेटा? हमारे घर के लड़कों को बर्बाद करने के लिए आ गई डायन। यही हल्दी लगेगी तुम्हें, और अगर तुम यहाँ से उठी तो अपने पीछे देख लो, बहुत मुस्तंडे लोग खड़े। खामखा तुम्हारी इज्जत की पाय पाय हो जाएगी। नायर जो रोते हुए कहती है, प्लीज 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 मुझे जाने दीजिए, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। उसकी आंखों से अब आंसू उसके चेहरे पर गिरने लगे थे और वो धीरे धीरे अपने हाथों को जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही थी। लेकिन सावित्री जी उसकी बातों को ध्यान न देते हुए अपने हाथों को ऑलमोस्ट उसके गाल तक ले जाते हुए कहती हैं, तुमने जो करना था कर लिया, अब तुम मेरा काम देखो। यही सुंदर शक्ल पर मेरे दोनों पोते लट्टू हो पड़े ना। अगर ये शक्ल ही खराब हो जाएगी तो दोनों को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, और जब लोग तुम्हारा चेहरा ही नहीं पहचानेंगे तो फिर अंश के साथ तुम्हारी शादी भी नहीं हो पाएगी। इस घर की बहू बनने की औकात नहीं है तुम्हारी, समझी? और ये बोलते बोलते वो धीरे से ले जाकर के अपने हाथ को उसके गाल से टच कराती है। और जैसे अभी हल्का सा उनका हाथ नायरा की गालों से टच हुआ था, तभी उनके हाथ को कोई जोर से पीछे की तरफ झटका था और साथ ही उस हल्दी को भी काफी जोर से अपने पैरों से मार देता है। जैसे ही अंश ने ये किया, जैसे ही ये तमाशा हुआ था, सारे लोग अचानक से उसी तरफ जाकर के अपनी नजर को घुमा लिए थे। सावित्री जी भी काफी हैरानी से खड़े होते हुए कहती हैं, ये क्या किया तुमने बेटा? इस तरह से हल्दी फैलाना अशुभ होता है। ये सुनकर अंश सावित्री जी के हाथ की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये कैसी हल्दी है? जयचंद्र जो पीछे से आकर कहते हैं, आसपास के सोसाइटी वाले लोग आए हैं, थोड़ी तो तमीज कर लिया करिए आप। और एक तो ये नंगे पुंगे होकर के घूम कर रहे आप। हल्दी आपकी भी है अंश पीछे मुड़कर अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं, एक मिनट, फिलहाल मुझे दादी से बात करनी है, आप शांत रहिए। ये हल्दी कैसी है और इसे अलग हल्दी क्यों लगाई जा रही है? जो हल्दी अनु की है उसमें से भी तो आप इसे हल्दी लगा सकती थी ना? सावित्री जी इस बात पर हैरान होकर कहती हैं, हाँ तो उसकी हल्दी उसके ससुराल से आई है, अब इसका तो ससुराल यही है, तो इसलिए मैं इसे ये वाली हल्दी लगा रही थी, इसमें दिक्कत क्या है बेटा? शालिनी जी भी जल्दी से आकर के कहती हैं, क्या हुआ, कोई दिक्कत हो गई क्या? सावित्री जी जो शालिनी जी को अपने बेटे की तरफ दिखाते हुए कहती हैं, देखो अपने बेटे को तुम संभालो, इसको हर जगह बस नाटक करना होता है इसे, मैं तो प्यार से हल्दी लगाने आई थी। अंश उसके चेहरे की तरफ थोड़ा सा झुकते हुए कहते हैं, प्यार से हल्दी लगाने आई थी या फिर उसका चेहरा बर्बाद करने आई थी? उसके मेकअप किट में भी केमिकल मिलवाने का काम आपने ही किया था, पता है मुझे। मैं यहाँ पर कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता, इसलिए इस बारे में तो मैं आपसे आराम से बात करूँगा, लेकिन इस हल्दी को
आप उसके चेहरे पर लगाने की हिम्मत कैसे कर सकती हैं? अंश मल्होत्रा से जल्दी कोई बात छुपती नहीं है, और अगर कोई बात छुप गई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। दादी जी। सावित्री जी जो अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं, अगर उस हल्दी में कुछ होता तो क्या मैं उसे अपने हाथ में लगा सकती? हाँ। इस बात को सुनकर अंश मुस्कुराते हुए कहते हैं, कम ऑन, मैंने देश दुनिया देखी है दादी, मेरे साथ इतना भद्दा मजाक मत करिए। और अचानक ही उन्होंने अपनी दादी के हाथ से पहने हुए उस ट्रांसपेरेंट ग्लव्स को निकाल दिया था, जो कि पूरी तरह से उनके हाथ में चिपका हुआ था। कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता था कि उनके हाथ में ग्लव्स लगा हुआ है। सारे लोग अब इस बात पर पूरी तरह से हैरान हो गए थे। वहीं जयचंद्र जो सावित्री जी की तरफ घूरते हुए कहते हैं, ये सब क्या है? सावित्री जी जिनके अब पूरी तरह से दांत तक कांपना शुरू कर दिए थे, जिस तरह से जयचंद्र उनको घूर रहे थे, वो रोते हुए वहां से अंदर जाने लगती हैं। हल्दी बनवा कर के खूबसूरत से बाउल में अंश की तरफ ले आकर के रखते हुए कहता है, सर ये रही हल्दी। अंश जो कि अपने हाथ में लेकर के सबसे पहले उसे अपने बाइसेप पर लगाते हैं, ये चेक करने के लिए उसमें कोई केमिकल तो नहीं है। जिसे देखकर के क्रिश थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, सर आप खुद को हल्दी क्यों लगा रहे? अंश क्रिश को दिखाते हुए कहते हैं, क्योंकि मुझे आजकल किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। और ये बात वो जयचंद्र जी की तरफ ही देखते हुए कह रहे थे। आजकल तो अपने भी बहुत अच्छी तरह से बैर निकालना जानते हैं। वहीं शालिनी जी जनारा की तरफ देखते हुए कहती हैं, I'm सॉरी बेटा, तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। नायरा जो अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना कम से कम। अंश उसकी तरफ झुकते हुए कहते हैं, अगर कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो मुझे तुरंत ही कांटेक्ट करोगी, ये लो फोन। और ये बोलकर जैसे अभी अंश वहां से उठने वाले होते हैं, नायरा धीरे से उनके पैर पर अपना हाथ रख देती है। उन्हें लगा था कि शायद ये हाथ गलती से लगा हुआ है, जिसे वो नायरा की तरफ मुड़कर कहते हैं, हाथ हटाओ। नायरा अपनी शक्ल को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाकर अंश की तरफ देखते हुए कहती है, मत जाइए। शालिनी जी भी उसको हल्दी लगाकर वहां से जा चुकी थी, और अब नायरा फिर से पूरी तरह से अकेले पड़ चुकी थी, क्योंकि सब लोग दोबारा से अनु और अर्जुन में व्यस्त हो गए थे। जैसे अंश ने यह सुना था, पहले तो वो क्लियरली सुन नहीं पाते कि आखिर नायरा क्या रही है, जिससे वो फिर से बैठते हुए पूछते हैं, क्या हुआ? नायरा अपने बगल में इशारा करते हुए कहती है, थोड़ा देर मेरे साथ नहीं बैठ सकते? मुझे अजीब लग रहा है यहाँ पर, और डर भी लग रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए मेरे साथ। आप रहेंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा, प्लीज। अंश उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हैं, और फिर वो तुरंत ही खड़े होते हुए कहते हैं, मुझे बहुत काम है, और हल्दी जैसी फालतू चीज़ों में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिस बेरुखी से अंश ने ये बोला था, नायरा की पलकें जो कि ऑलरेडी भीगी हुई थी वो और ज़्यादा भीगना शुरू हो जाती, और उसने बस अपनी पलकों को नीचे की तरफ झपका लिया था। लेकिन अंश जो कि ठीक उसके थोड़े ही बगल में खड़े होकर के अपने बॉडीगार्ड से वहाँ पर चेयर ले आने का इशारा कर दिए थे। थोड़ी देर में वहाँ पर अब चेयर ले आकर रखा जा चुका था, जहाँ अंश आराम से बैठते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पर बैठे थे, कुछ ही देर में सारे लोग की अटेंशन अब नायरा और अंश पर जाने लगी थी। आसपास के आए सारी औरतें और साथ ही सोसाइटी की लड़कियाँ, वो सबसे पहले तो नायरा को आकर के हल्दी लगाती हैं, लेकिन ये तो सिर्फ बहाना था। उन्हें तो अपने हाथों से अंश को हल्दी लगानी थी। जैसे अभी उनके हाथ अंश के चेहरे की तरफ बढ़ते, उससे पहले ही बॉडीगार्ड्स आकर के अंश को घेरा बनाते हैं और सबको उनसे दूर रहने के लिए कहते हैं। तभी पीछे से जयचंद्र जी आए थे। बॉडीगार्ड ने ध्यान नहीं दिया था कि ये कौन है। वो जैसे अभी उन्हें हटाने वाला होता है, जयचंद्र उसे घूर कर देखते हुए कहते हैं, तो आप अब हमें भी हटाएंगे? ये सुनते ही अंश हल्का सा पीछे की तरफ टिल्ट होकर अपने दादाजी को देखकर कहते हैं, आने दो उन्हें। जयचंद्र जो हल्का सा झुक करके अंश के कान की तरफ आते हुए कहते हैं, कम से कम कपड़े तो पूरे पहन लेते। आप इस तरह से सबके सामने बैठे हुए, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? अपने दादाजी की बात सुनते हुए अंश एक एटीट्यूड स्माइल अपने चेहरे पर लाते हैं और अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर आराम से अपने दोनों हाथों को हैंडरेस्ट पर रखते हुए कहते हैं, इतना पहना हूँ काफ़ी नहीं है आपके लिए? अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो आप कहें मैं ये भी निकाल दूँ? और वो जैसे ही अभी अपने ऊपर के कपड़े को निकालने वाले होते हैं, जयचंद्र उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आपको तो कुछ भी समझाना ही बेकार है, बहुत ही बेशरम इंसान है आप। ये सुनते ही अंश हल्का सा मुस्कुरा करके अपने दादाजी की तरफ देखते हैं और फिर उनकी नज़र
जो कि साइड बैठे उसी लड़की पर जाती है जो बिल्कुल शांत थी। शायद अभी भी उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अंश उसके बगल में बैठे हैं, जिससे वो अपने हाथ को ले जा करके उसे कंधे पर टैप करते हैं। जो पहले तो उस आदमी का हाथ हटा ली थी क्योंकि उसे लगा था कि शायद उसके कंधे पर कोई चीज़ आकर बैठ गई है, लेकिन फिर अंश पूरा हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहते हैं, ओह। अंश की आवाज़ सुनते ही नायरा के चेहरा उस तरफ घूम गया था और वह अंश को अपने ठीक बगल में बैठा देख करके हल्का सा मुस्कुराने लगी थी। अभी तक उसके चेहरे के आंसू पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे और अभी भी उसका चेहरा हल्का हल्का भीगा हुआ था, बट उसे अच्छा लग रहा था कि अंश कम से कम उसके साथ तो बैठे हुए हैं। अंश का भी एक हाथ जो कि अपने फोन पर था और दूसरा हाथ नायरा के कंधे पर था, जिसे वो हटाना जरूरी नहीं समझते। अभी वो अपने फोन की तरफ ही देख रहे थे, तभी पीछे से क्रिश जो कि झुक करके अंश के कानों में कहता है, सर सामने देखिए। सामने इस वक्त दो लोग आ रहे थे और दोनों काफी खुश थे। दोनों की नजर इस वक्त नायरा पर थी। हाँ, ये निगाहें वैसे तो कुछ बयान नहीं कर रही थी, लेकिन अंश जो कि उन दोनों के चेहरे से समझ गए थे कि आखिर ये दोनों किस इंटेंशन से नायरा की तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे उनके रफ्तार के कदम आकर के नायरा के ठीक सामने थमते हैं, वो दोनों के दोनों एक साथ ही नायरा की तरफ झुके थे। नायरा भी सामने की तरफ ही देख रही थी, लेकिन जैसे ही नायरा ने अपने ठीक सामने दो नमूनों को देखा था, उन दोनों की शक्ल देखते ही नायरा जो कि एकदम से कांप गई थी। वो जैसे अभी पीछे जाने वाली होती है, लेकिन उसे पता नहीं था शायद, या फिर वो भूल गई थी कि वो थोड़ी ऊंचाई वाली जगह पर बैठी है। अगर वो पीछे जाएगी तो वो गिर जाएगी, और ऐसा ही होता है। वो खुद को बैलेंस नहीं कर पाती। वो जैसे अभी पीछे की तरफ ऑलमोस्ट गिरने वाली होती है, तभी वो दोनों शख्स अपने अपने हाथ को आगे बढ़ा दिए थे, लेकिन उन दोनों के हाथ को कोई हटाने के लिए पहले से ही रेडी था, और पीछे से ही कोई नायरा को थामते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं यहीं पर हूँ। नायरा तुरंत ही अपने पीछे लगे उस हाथ को जोर से अपने हाथों में कस के जकड़ती है और धीरे से कहती है, मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे जाना यहाँ से। लेकिन अर्श उसको पीछे से जोर से ग्रैब करते हैं और उसके कान के पास आकर के धीरे से कहते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग, मैंने कहा ना मैं यहीं पर हूँ। और वह सामने की तरफ घूरे थे, जहाँ इस वक्त सम्राट जो कि अपनी एक पाँव में चढ़ा करके अपने बगल में बैठे शख्स की तरफ देख करके हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है, सेठ जी, आप भी तो लगाइए हल्दी, अंश की होने वाली बीवी है ये। अंश अपनी मुट्ठी कसते हैं और नायरा के चेहरे की तरफ आते हुए कहते हैं, तुम यहीं पर बैठोगी, यहाँ से हिलोगी नहीं। अंश जैसे ही उस सेठ को हल्दी के बाउल में अपना हाथ डालते हुए देखते हैं, वो तुरंत ही उसके हाथ को रोकते हुए कहते हैं, अगर अपने शरीर में अपना ये हाथ देखना चाहते हो तो खबरदार जो उस हल्दी को इम्प्योर करने की कोशिश की तो। वो सेठ जो कि वैसे तो दिखा रहा था कि वो बहुत खुश है और सम्राट के साथ बहुत ही कैजुअली आया है, लेकिन वो तो सिर्फ उसे पता था कि सम्राट उसे कितना धमकी देकर यहाँ पर लेकर आए हैं। अब भाई अंश के सामने उसकी भी तो कहाँ चलने वाली थी। अंश की इतनी बात हुई थी कि तभी वो झटके से खड़े होते हुए कहता है, क्या फर्क पड़ता है मैं इसे हल्दी लगाऊं या ना लगाऊं, रहने देते हैं ना। लेकिन तभी सम्राट उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, रहने देते हैं, मेरे प्यारे भाई की होने वाली बीवी है यार, ऐसा करेगा तू, दोस्त जैसा है मेरा, कम ऑन बैठ, मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है तुझे हल्दी लगाने से, आ बैठ ना। नायरा के बगल में अपने पैरों के सहारे बैठे हुए सम्राट को घूरते हुए कहते हैं, बहुत गलत कर रहा है तू, खामखा मारा जाएगा सम्राट। ये सुनकर सम्राट अपना चेहरा हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ मैंने तो अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी है ना, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। फिलहाल मैं प्यार से तेरी होने वाली बीवी को हल्दी लगाना चाहता हूँ, और अगर तू इसमें दखलंदाजी देगा तो खामखा मेरा गुस्सा तेरे ऊपर निकल जाएगा। अरे मैं तो बस हल्दी सेलिब्रेट करने आया था, तमाशा थोड़ी ना करना है मुझे। और वो ज़बरदस्ती सेठ का हाथ उसी बाउल में डालता है और उसके हाथ को ले जाकर के नायरा के चेहरे पर अभी छुआ था उससे पहले ही अंश अपना हाथ उसके चेहरे पर लगाते हुए कहते हैं, सोचा भी कैसे कि अंश मल्होत्रा के सामने बैठ करके तो उनके ही होने वाली बीवी के साथ इस तरह की बदतमीजी करेगा, और मैं ये सब बर्दाश्त करूंगा। तभी सम्राट के पीछे अंश के कुछ बॉडीगार्ड्स आकर के उनके पीठ पर धीरे से अपनी बंदूक को रख दिए थे। आसपास के लोग इस बात को देख नहीं पाते। अंश इशारों में ही उन दोनों को खड़े होने के लिए कहते हैं। सम्राट जो हल्का सा मुस्कुराता है, फिर अपने दोनों हाथों को खड़ा करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तू अपनी बीवी को लेकर इतना प्रोटेक्टिव है। और वो दोनों अब चुपचाप से खड़े होते हैं और सम्राट एक आइविंग करते हुए अंश के पास जाते हुए कहता है, अभी के लिए तो जा रहा हूँ, लेकिन अब देख हर दिन तुझे ऐसे ही सरप्राइजेस मिलेंगे अंश बाबू।
नायरा जो अभी भी खुद को बैलेंस नहीं कर पा रही थी, वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी, जैसे वो अपने आप के अंदर के सारे डर को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। तभी अंशु उसके दोनों बाजू को पकड़ कर धीरे से खड़ा करते हुए कहते हैं, चलो मेरे साथ अंदर, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। नायरा भी बस इतना ही चाहती थी। जैसे ही अभी अंश उसको अंदर ले जाने वाले होते हैं, जयचंद्र अंश को रोकते हुए कहते हैं, ये क्या तरीका है, अभी तो सबने हल्दी भी नहीं लगाई इसे, आप तो पूरी तरह से सफ़ेद हैं, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। दूल्हे को हल्दी नहीं लगेगी तो फिर यह शादी संपन्न नहीं हो पाएगी। हर एक रस्मों रिवाज का कोई ना कोई वजह होता है बेटा, ऐसे नहीं जा सकते आप, बिठाइए उसे और आप भी आकर के बैठिए। नायरा जो कि उनके पीछे खड़ी थी, जिसके चेहरे पर और उसके बाजुओं पर काफ़ी जगह पर हल्दी पहले से ही लगी हुई थी, अंश जो कि उसको दादाजी के ठीक सामने ले आकर खड़ा करते हैं और उन्हीं के ठीक सामने अपने चेहरे को ले जा करके नायरा के चेहरे से रब करते हुए कहते हैं, इतना हल्दी ठीक है या फिर और लगाऊं। सबके सामने जिस तरह से उन्होंने नायरा के करीब आकर के अपने गालों को उसके गालों से रब किया था, आसपास के सारे लोग अपने मुंह पर हाथ रखकर बस यही सब देखते रह गए थे। नायरा भी पूरी तरह से शर्म से पानी पानी हो रही थी। जयचंद्र जो और ज्यादा नाटक न बर्दाश्त करते हुए तुरंत ही रास्ता छोड़ते हुए कहते हैं, आपसे तो बहस करना ही बेकार है, जाइए आप अंदर। अंश अपना सरहा में हिला करके नायरा का हाथ पकड़े हुए अब अंदर जा चुके थे। वो बहुत ज़्यादा डर रही थी और जैसे ही अंश ने नायरा को उसके कमरे में ले जा करके दरवाज़ा बंद किया था, वो ज़ोर ज़ोर से कांपते हुए रोना शुरू कर देती है और फिर वो धीरे धीरे खुद से बड़बड़ाती है, वो मुझे लेकर जाएगा, वो मुझे यहाँ यहाँ नहीं रहने देगा, वो मुझे यहाँ से लेकर चला जाएगा, मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगी। जिस तरह से वो इस वक्त कांप रही थी, अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। लेकिन नायरा अभी भी हिलते हुए बस एक ही बात की रट लगाई हुई थी, वो मुझे लेते जाएगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे ले जा करके पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। तभी अंश काफी जोर से नायरा के गालों को पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, आई सेड स्टॉप इट। जिससे नायरा और ज्यादा कांप करके रोना शुरू कर दी थी, लेकिन हाँ, अब उसकी रट जो कि उसके होठों पर बंद हो चुकी थी। अंश उसके आंसू को रोकते हुए कहते हैं, स्टॉप क्राइंग, और वो उसके आंसू को धीरे से अपने हाथों से पोंछते हुए कहते हैं, किस बात से डर रही हो तुम। नायरा जो कांपते हुए कहती है, वो मुझे लेते जाएगा अपने साथ, वो सबको बता देगा, वो सबको बता देगा कि मैं एक दिन के लिए वो सब, मुझे उस जगह पर वापस नहीं जाना, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं उस जगह पर वापस नहीं जाना चाहती। और ये बोल करके उसने अपने हाथों को अंश के सामने जोड़ लिया था और वो जैसे अंश से रिक्वेस्ट करी हो कि प्लीज़ वो उसे बचा लें। अंश उसके कांपते हुए हाथ को देखते हैं और फिर धीरे से उसके हाथ पर जैसे अपना हाथ रखे थे, उसका हाथ पूरी तरह से ठंडा पड़ा हुआ था, जिसे देख करके अंश समझ रहे थे कि ये इतना ज़्यादा डर रही है कि इसकी तबीयत भी खराब हो रही है। वो तुरंत ही एसी को ऑफ करते हैं और उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहते हैं, रिलैक्स, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं लेकर जा सकता, बात समझ आ रही है मेरी। लेकिन नायरा अपने सिर ना मिलाते हुए कहती है, वो बहुत ताकतवर है, वो मुझे लेते जाएगा, सही में मुझे लेते जाएगा, मुझे कोई नहीं बचा सकता। उसके साथ वो आदमी भी है, उसका नाम एंड्रीव है, वो मुझे एक बार लेने के लिए आया था, वो दोबारा आ जाएंगे, वो लोग मुझे पकड़ कर अपने साथ लेकर जाएंगे, मैं क्या करूँगी। अंश जो अब उसकी कंडीशन को समझते हुए धीरे से उसके ठीक सामने बैठते हैं और उसे जोर से अपनी बाहों में भरते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम कहीं नहीं जाओगी। और वो उसके सर पर धीरे धीरे अपने हाथों से टैप करते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है ना भी तुम्हें मुझसे बहुत सारी लड़ाइयाँ जीतनी है, तुम्हारी कैची जैसी ज़ुबान को सिर्फ मैं संभाल सकता हूँ और कोई नहीं। और ये जो तुम्हारे छोटे छोटे होंठ है ना, और इसके अंदर जो रेलवे ट्रैक जैसी ज़ुबान है, इसका इस्तेमाल सिर्फ मेरे साथ ही क्यों करते हो। तुम्हें पता है ना कि तुम गलत नहीं हो, तो बस किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ये सुनकर नायरा जो धीरे से अंश की तरफ अपना चेहरा उठाकर देखती और अब जाकर के शायद वो होश में वापस आई थी। अंश की बातें सुन करके वो अंश के दोनों हाथों पे अपना हाथ रखते हुए कहती है, आपको भरोसा है मुझ पर कि मैं गलत नहीं हूँ? आप तो हमेशा मुझे धंधे वाली ही समझते आए ना। जैसे ही नायरा ने ये बोला था, अंश तुरंत ही अपने फोरहेड से उसके फोरहेड को टिकाते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें क्या समझता हूँ क्या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें यहाँ से कोई नहीं लेकर जा सकता, बिना मेरे परमिशन के तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, इवन तुम खुद भी नहीं।
वो इस वक्त नायरा के चेहरे के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। उन दोनों के एक दूसरे के फोरहेड जो कि आपस में टच तो थे ही, उसके साथ ही एक दूसरे की सांसें भी एक दूसरे के चेहरे पर काफ़ी अच्छे से महसूस हो पा रही थी। वो इसी पोजीशन में टिके हुए नायरा से धीरे से पूछते हैं, अभी भी ठंड लग रही है? नायरा ने धीरे से बस अपने आंसू को रोकते हुए अपने सर को हाँ में हिला लिया था और वो जब अपने हाथों को अंश के हाथों से छुड़ाकर अपने आंसू को पोंछ दी। अंश उसके हाथों को जोर से अपनी उंगलियों के बीच दबाते हैं और फिर धीरे से उसके चेहरे के सामने आकर के अपनी आंखों को उसकी नज़रों पर टिकाते हुए कहते हैं, डर लग रहा है? नायरा ने फिर से बस धीरे से अपने सर को हाँ में हिला दिया था। थोड़ा देर तो अंश उसके चेहरे की तरफ ऐसे ही बस ध्यान से देख रहे थे, जिससे नायरा की अब शरीर के अंदर अपने आप ही गर्माहट आना शुरू हो गई थी। और जैसे ही उसके चेहरे पर दोबारा से अंश ने शिकन और परेशानी देखी थी, वो समझ गए थे कि अब ये परेशानी उन दोनों नमूनों की वजह से नहीं बल्कि अंश के इतने करीब होने की वजह से, जिससे वो भी अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपना हाथ नायरा के हाथ से हटाते हैं और खड़े होकर के बगल में रखे ड्रॉर के अंदर टिश्यू पेपर को निकालते हुए कहते हैं, इसे इस्तेमाल करो और अपने फेस को इससे पोंछो। नायरा जो उस पेपर को अपने हाथ में तो ले ली थी, लेकिन अंश की तरफ देखते हुए कहती है, पर कहते हैं कि हल्दी को इस तरह पोंछा नहीं जाता। अब इसका एक रस्म होता है दूध से नहाने वाला। अगर हल्दी को उसी से धुला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे यहाँ इसी तरह होता है। पूछ लूँ मैं अगर आप कहे तो? अंश थोड़ा सा हैरान होते हुए पूछते हैं, आर यू श्योर? दूध से? नायरा अपना सिर धीरे से हाँ मिलाते हुए कहती है, जी, या तो दूध से या तो पानी से, मगर हमारे यहाँ अक्सर दूध का इस्तेमाल किया जाता था। अंश जो कि उसको ब्लैंकेट से निकालते हैं और फिर उसको खड़ा करते हुए पूछते हैं, वाकई में ठंडी थोड़ी तो नहीं लग रही ना? नायरा ने फिर से अपने चेहरे को ना में हिला दिया था, क्योंकि इस तरह से बातें करना, उनको इस तरह से देखना और साथ ही उनका इस तरह से नायरा का हाथ पकड़ना, ये सब नायरा को गर्मी दे रहा था, ठंडी नहीं। अंश उसको उसी के कमरे के अटैच्ड बाथरूम के अंदर ले जाते हैं और शावर के नीचे खड़ा करते हुए कहते हैं, मैं दूध को वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर कहो तो मैं ऐसे नहा सकते हैं, दोनों के शरीर की हल्दी ऐसे खत्म हो जाएगी। नायरा कुछ बोलती नहीं, बस उसने अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुका लिया था। अंश उसकी हामी समझ करके जैसे ही शावर को ऑन किए थे, नायरा हल्का सा अपनी आंखें बंद करती है, जैसे उसके शरीर में दोबारा से ठंडे ठंडे पानी से थोड़ी हलचल महसूस होने लगी हो। वहीं अंश भी उसको अपने हाथों में ग्रैब करते हुए उसके चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाकर देखते हुए कहते हैं, वैसे ये कलर सूट करता है तुम पर? नायरा जो कि अपने होठों को भीगता हुआ पा करके अपने चेहरे को हल्का सा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहती है, कौन सा रंग? किस रंग की बात कर रहे हैं? वो जानबूझ करके इस तरह की बातें करके अंश का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो पीछे से अंश के हाथों को अपने कमर से हटाने की कोशिश में लगी हुई थी, ताकि जिससे तैसे करके अंश उसको अपने आप से दूर कर पाए। लेकिन तभी अंश उसको और ज़्यादा अपनी बाहों में ग्रैब करते हुए कहते हैं, पी लिए लो। तुम्हें किसी ने बताया नहीं शायद कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो आज? नायरा जो और ज़्यादा गहरी गहरी सांस भरते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, वो किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा शायद। वो अपने हाथों को लगातार पीछे की तरफ अपने हाथों से अंश के हाथों को हटाने में लगी हुई थी, लेकिन उसकी नज़र जो इस वक्त नीचे की तरफ ही झुकी हुई थी। अंश इस बात को समझते हुए उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से ले जाकर के जोर से पकड़ते हैं और दीवार पर लगाते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो? नायरा जल्दी से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, कुछ नहीं, मैं तो बस। अंश ने अपने एक हाथ को नायरा के कमर से हटा लिया था और उनका एक हाथ जो कि बस धीरे से नायरा के चेहरे पर जाता है और उसके लगे हुए चेहरे की हल्दी को साफ करना शुरू कर देता है। नायरा को यह सब बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। अंश का इस तरह से टच करना, ऊपर से उससे इतना प्यार से बात करना, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये अंश रियल है या फिर कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे। काफ़ी देर तक शावर के नीचे होने की वजह से उन दोनों के शरीर का हर एक कोना भीग चुका था और अब जाकर के फाइनली उसके चेहरे और उसके पूरे शरीर से हल्दी हटती है। अंश ने भी शावर को धीरे से बंद कर दिया था और टॉवल लेकर के वो एक टॉवल नायरा की तरफ बढ़ाते हैं और दूसरे टॉवल को अपने ऊपर रैप कर लेते हैं। नायरा का पूरा लहंगा जो पानी पानी हो चुका था, वो जैसे ही अंश के हाथों से छुटकारा पाई थी, वो जल्दी से अपने लहंगे को उठाती है और बाथरूम के दूसरे साइड में पहुंचने लगती है। वही अंश जो पाल से टिके हुए नायरा की तरफ जाता है, वह उसे देख कर कहते हैं, मैं कपड़े ले आकर देता हूँ, इस तरह से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पूरा कमरा गंदा कर दोगी तुम। नायरा ये सुनते ही रुक गई थी
और इस वक्त वो जिस जगह पर खड़ी थी उसके ठीक सामने बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। चारों तरफ उस शीशे की लाइट्स लगी हुई थी, जिससे नायरा का बदन और ज्यादा गोरा दिख रहा था। लेकिन इस वक्त वो जैसे ही अपने चेहरे को देखी थी, उसका चेहरा उसके अपने रंग से बहुत ही अलग हो चुका था, क्योंकि उसका रंग गोरा जरूर था मगर पिंक नहीं। और इस वक्त उसका गाल पूरी तरह से शायद ठंडी की वजह से पिंक हो गया था। ऐसा वो खुद को जानबूझकर के मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बात तो उसका दिल भी समझ रहा था कि आखिर उसकी ये हालत हुई क्यों है। तभी वो देखती है कि पीछे से अंश, जो कि इस वक्त अपने ट्राउजर का निकाल करके टॉवल को रैप कर चुके थे, और वो शीशे के सामने ही आकर के अपने ऊपर के भी हाफ स्लीव्स पुलोवर को निकालते हुए कहते, कपड़े तुम्हारे वार्डरोब में है ना। ये बोलते ही जैसे ही अभी वो शीशे में देखते हुए नायरा की तरफ देखे थे, नायरा की नज़र उनके चेहरे पर पहुंच ही नहीं पाती। वो तो शर्मा करके अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, जी शायद। अंश को इस तरह से घर के आगे बढ़ते हैं और जानबूझ करके थोड़ी देर वहीं शीशे के सामने खड़े होकर के अपनी बॉडी को अपने हाथ से टच करने लगते हैं। न जाने वो ऐसा कर क्यों रहे थे। पहले तो नायरा ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ किया था, लेकिन जब वो नोटिस करती है कि अंश उसको नहीं देख रहे थे, उसकी भी नज़र अंश की बॉडी पर धीरे धीरे जाने ही लगी थी। वो अपने सामने लगे काउंटर पर अपना हाथ रखते हैं और जैसे ही उसके ड्रॉर को वो खोले थे, उसमें से वो एक लोशन निकाल करके अपने हाथ में लेकर के उसे अपनी पूरी बॉडी पर लगाने लगे थे। और तभी उस लोशन को नायरा के हाथ की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, ज़रा मेरे पीठ पर लगा देना। नायरा थोड़ा हैरान होकर कहती है, मैं गीले कपड़ों में हूँ। अंश उसकी तरफ मुड़कर कहते हैं, तो तुम्हारे कपड़ों से लगाने के लिए नहीं कहा है, तुम्हारे हाथ से लगाने के लिए कहा है। कम ऑन डू इट। नायरा अपना सर ना मिलाते हुए कहती है, मैं नहीं लगाऊंगी। वही अंश, जो कि अपना सर मिलाते हुए कहते हैं, ओह हाँ, तुम लगाओगे तो तुम अपने आप को कंट्रोल कैसे कर पाओगी। आई कैन अंडरस्टैंड। और ये बोल करके वो जैसे ही अभी नायरा के कानों के पास पहुंचे थे, नायरा तुरंत ही हल्का सा दूर होते हुए कहती है, हम गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, और मैं ऐसे किसी को हाथ नहीं लगा सकती। अंशु जानबूझ करके उसको परेशान करते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अपने गर्दन को काफ़ी देर तक ऐसे ही टिल्ट किए रहते हैं और फिर धीरे से उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, कपड़े लेकर आता हूँ तुम्हारे। ये बोलकर तभी बाथरूम से बाहर की तरफ निकले थे, नायरा जोर जोर से सांसें भरते हुए अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, हे भगवान, ऐसा तो कभी नहीं महसूस हुआ हमें। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। नहीं कुछ नहीं, हम बेवकूफ़ हैं बस। वो जानबूझ करके हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे अपनी बॉडी दिखाकर। उन्हें ये नहीं पता कि हमारी नीयत इस तरह ख़राब नहीं हो सकती। हम बेशीशे में देखते हुए कहती हैं, ऐसा ही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा हमारे साथ, हम बाकी लड़कियों की तरह थोड़ी ना है। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा नायरा, कुछ नहीं होगा। एक तो हमारा नाम नायरा नहीं समायरा है। वो अपने आप से परेशान होकर के अपने चेहरे को शीशे से दूसरी तरफ पलट ली थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शीशे में कुछ ज़्यादा ही सच्चाई उसकी नज़र आ रही है, जितने सच्चाई को शायद वो हजम नहीं कर पा रही थी। वो लगातार बस खुद को ही समझाया जा रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ऐसा थोड़ी ना बॉडी दिखाकर कोई अच्छा लगना शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बस मुझे परेशान करने की कोशिश में। कौन अच्छा नहीं लगता तुम्हें समायरा? जैसे ही नायरा ने ये आवाज़ सुनी थी, वो पहले तो थोड़ा हैरान होती है, लेकिन जैसे ही उसने समायरा वर्ड पर फोकस किया था, वो काफ़ी खुशी खुशी पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहती है, मेरा नाम आप। आज अपने हाथों में लिए कपड़ों को उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, चेंज कर लो। और जाते जाते वो दरवाजे की तरफ टेक कर कहते हैं, वैसे समायरा नाम ज़्यादा बेहतर है, आई थिंक नायरा से भी ज़्यादा, तो मैं तुम्हें अब से यही बुलाऊंगा। ओके समायरा, अब चेंज करो, मुझे इसी तरह से देखती रहोगी तो फिर दिन से रात हो जाएगी। और ये बोल करके वो नायरा के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिए थे। नायरा जो दोबारा से स्माइल करती है और अपने आप को शीशे की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे इतने भी बुरे नहीं है। और ये बोल करके जैसे ही वो ज़ोर से अभी स्माइल करने वाली होती है, उसके चिन पर बने डिम्पल्स को वो देख कर तुरंत ही अपने चेहरे को झुकाते हुए कहती है, नहीं, पर अच्छे भी नहीं है, मैं क्या सोच रही हूँ उनके बारे में। अब वो फाइनली थोड़ी देर में कपड़े बदल करके वापस कमरे में पहुँच चुकी थी, और इस वक्त यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो थोड़ा सा घबरा रही थी, क्योंकि इस वक्त न जाने क्यों से अंश के साथ ही अच्छा लग रहा था, और अंश जब नहीं होते तो उसे डर लगना शुरू हो जाता। ऐसा वैसे बहुत पहले से नहीं, बल्कि आज सुबह से ही हो रहा था। और उस केमिकल के बारे में सुना था